नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं डे न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पुलिस पर हमला करने और गाड़ी में आग लगाने वाले को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। शिक्षक की मौत के बाद एक दिन पहले अहियापुर में हुआ था भारी बवाल। एसएसपी ने कहा, वीडियो फुटेज के आधार पर की गई कार्रवाई। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, निर्दोषों को भी बेरहमी से की गई पिटाई। बेटे को मुखाग्नि देने की हालत में नहीं रहे पिता। परिजनों ने कहा, 10 रुपए के लालच में आलोक की ले ली जान। और एक बार फिर लाखों की शराब जब्त। शराब मामले में पहली बार मुजफ्फरपुर के 2 कारोबारियों को सुनाई गई 6 साल की सजा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में हुई झड़प मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अनुभव समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया है। दर्शकों को बता दें कि सोमवार की सुबह ट्रक की चपेट में आने से शिक्षक आलोक रंजन की मौत हो गई थी। उसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने के बाद आग के हवाले कर दिया था। इतना ही नहीं, पुलिस पर जमकर रोड़ेबाजी भी हुई थी, जिसमें वीडियो फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी अभिनव कुमार, विवेक कुमार और बबलू कुमार को अहियापुर पुलिस ने मंगलवार को जेल भेज दिया। झपहा ओपी के पास हुई झड़प का मास्टरमाइंड अभिनव को बताया जा रहा है, जिसने भीड़ को उस्काने के साथ ही पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को बांस बल्ली से पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस झड़प की घटना के बाद अहियापुर पुलिस ने 23 नामजद और 225 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उस मामले में 23 नामजद और करीब 225 अज्ञात पे केस दर्ज हुआ है। कल जो घटना स्थल पर पकड़े गए थे उपद्रवी तत्व, उनको आज जेल भेजा जा रहा है। लगभग कितने लोग हैं? जो कल जितने पकड़े गए थे सारे आज जेल जा रहे हैं। अहियापुर में सोमवार को सड़क हादसे में जिस शिक्षक की जान चली गई थी, उसकी शादी करने का माता पिता का सपना अधूरा रह गया। इसी साल अक्टूबर में उनकी शादी होने वाली थी। घटना के लिए परिवार वाले पुलिस को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। पिता प्रभुनंदन किशोर का कहना है कि झपहा ओपी की पुलिस उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेवार है। हर दिन की तरह वो मीनापुर के राघोपुर स्कूल जा रहा था। 10 रुपए के लालच में पुलिस वालों ने जांच के नाम पर उसे रोक लिया। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उसे कुचल दिया। यह सब पुलिस की लापरवाही और लालच के चलते हुआ। 1 महीना पहले ही उसने शिक्षक की नौकरी में योगदान दिया था। अब उसकी शादी होने वाली थी। माता शकुंतला देवी, बहन श्वेता ने काफ़ी अरमान सजाए थे, लेकिन भाई की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पूरी सुबह में लड़का जो है स्कूल के लिए चला और चलने के क्रम में उसको झपहा ओपी पर रोक लिया गया। चेक इन के क्रम में वो चेक चाक के लिए रोका। रोकने के क्रम में इसको सारा कागजात देखने के बाद भी जैसे इसको रोक करके रखा जो नहीं, उधर से साहब आ रहे हैं, इसके बाद तुम जाना। तब तक उधर से ट्रक आ गया। ट्रक को हाथ दिया रोकने के लिए, तब तक वो ट्रक के चपेट में ही आ गया। उसी क्रम में पुलिस पिटाई की बात आ रही है, आप लोग को हिरासत में लिया गया जी। तो उसमें वहाँ थाना पर ले जाने के बाद यहाँ तो उठाया, उस समय मारवे किया। कितने लोगों को ले गया? उसमें टोटल 8 आदमी के ले गया। ले जाने के बाद जो घटना हुई है वहाँ पर बताइए, थाने पर कितने लोगों को ले जाया गया और किस तरीके से ले जाएगा? यहाँ से तो गए 5 ही आदमी, लेकिन वहाँ जो भी आदमी गया उसको बैठा लिया गया। और क्या किया? और वहाँ जो है पहले हॉल में सबको इकट्ठा करके, सबको एक एक करके पाया कि हाथ से पकड़ा करके, और तब 2 हट्टी लाठी से सबको पीटना शुरू किया। और उसके बाद पानी मांगता था, पानी में कुछ नहीं। और तब बारी बारी से एक एक करके
अलग रूम में ले आकर के तब सबको पिटाई ऐसे। कितने आपने अपने बेटे को मुखाग्नि देने के लिए वहाँ से छुट्टी मांगा था, कहा था कि जाना है जी। तो मुखाग्नि दे पाए कि नहीं दे पाए क्योंकि मैं उस हालत में नहीं था। मैं पुलिस की पिटाई से मैं खुद बेहोश था। हम यहाँ क्यों मारे? अब यही तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों हमको क्यों मारा गया। हम बार बार गुहार लगा रहे थे कि सर मेरा तो बेटा चला गया और हम पर भी तो रहम कीजिए। तो नहीं साला तुम पर क्या रहम करे, तू तो साला क्या तुम लोग खा करके इतना बड़ा देह जैसे मोटा लिए हुए, तुम लोग क्या खाते हो जो इतना मोटा मोटा देह बनाए हुए। साला बुढ़ा का भी वही हाल है और ये लड़का सबका भी वही हाल है। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट किया? घर के महिलाओं, मेरी बच्ची थी, मेरी बच्ची के साथ भी जैसे मारपीट किया गया। बलवाना में तो देखिए सबको तो मार के ख़राब कर दिया। हम लोग तरीका से आए, हम लोग को मालूम हुआ तो सबको मार कर ख़राब कर दिया। तो हम लोग तो दूसरे में अपने तो बेहालत हो गए। इसलिए वहाँ से हम लोग चले के जो देखते हैं क्या जो जाता है। तो हमारा माली साहब गए तो उनको माली साहब कहा बुढ़ा तुम भागता है कि नहीं, तो मार कर तुमको ख़राब कर देंगे। अब बताइए बूढ़ा आदमी है अगर मारेगा तो दौरे पर साफ हो जाएंगे। इसलिए वो बात है, मार को तो सबको ख़राब किए हुआ है, दूसरा कथी पूछते हैं। सरकार कहती है हम महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करती है और महिलाओं के साथ यह व्यवहार हुआ है। मैं ये ना सोचिए कि महिला को क्या हाल किया है। महिला को ऐसा होना चाहिए। आज तक महिला पर कोई जेंट्स हाथ छोड़ता है, अब जेंट्स मार कर सबको खराब कर दिया। क्या सुरक्षा हम लोग को मिला? हम लोग का तो इज्जत भी ले लिया, दूसरा कथी करेगा? ये सब पर आप कथी पूछ रहे हैं? जब गाली दिया हॉस्पिटल, जब जेल में बंद कर दिया तो हमारा लोग का इज्जत कैसे बच गया? महिला जेल में जाने वाले हैं। वैसा घटना में आप लोग का एकदम सुरक्षित से रखना चाहिए। जो भाई जैसा अपना बेटी बहन है वैसा वो बेटी बहन है, तो हम लोग का बेटी बहन नहीं बुझ को और आप कहीं कौन बा बेसिया का सामान बुझे, तब तो ऐसा व्यवहार हम लोग के साथ किए। हम गलती बात बोल रहे तो बोलिए। क्या मांग करती है सरकार से इस घटना के लिए? न्याय मांगते हैं, दूसरा कौन मांगते? जी घटना स्थल पर मैं गया था। आपको भी हिरासत में लिया गया था? जी नहीं, हमको हिरासत में नहीं लिया गया। तो क्या कारण रहा कि पिता के रहने के बावजूद आपके द्वारा मुखाग्नि दी गई? इसलिए कि इनके पिता जो थे वो बेहोश हो गए थे। वो लगभग रात में उनको जो है सो थाना से छोड़ा गया। थाना से छोड़ा गया, उस समय भी बेहोशी हालत में था। इसके बाद वहाँ से हम लोग आए घर पर जब आए तो ये तो बेहोश था, ये मुखाग्नि दे नहीं सकता था। तो हम सबसे बड़े भाई हैं, इसलिए हमको जो है सो देना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि बड़ी बेरहमी से उनके परिवार के लोगों को पीटा गया। इसके बाद पकड़कर हाजत में बंद कर दिया, जबकि उपद्रव करने वाले वहां के स्थानीय लोग थे। वे लोग तो आलोक का लाश लेने गए थे, इतने में पुलिस वालों ने बेरहमी से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पिता और रिश्तेदार अभिरंजन समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। पिता और उसकी बहन समेत अन्य परिजनों ने दिखाया कि किस तरह पुलिस द्वारा उन लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई। चाचा उमाशंकर ठाकुर ने बताया कि घर में कोई पुरुष मुखाग्नि देने के लिए नहीं था, सबको पुलिस पकड़कर ले गई थी। रात में पिता को बॉन्ड बनाकर छोड़ा गया। उनकी हालत बेहद खराब है। पुलिस की पिटाई के कारण वे बार बार बेहोश हो रहे हैं। चाचा ने मुखाग्नि दी। घटना के बाद पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। में जो अय्यापुर में इंसिडेंट हुआ था, कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में वहाँ पर एक पुलिस गाड़ी जो कि वहाँ के जो आउटपोस्ट थी वहाँ पे खड़ी हुई गाड़ी थी, उसमें लोगों ने आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने इनिशियली जो भी कार्रवाई की थी, उसके बाद में उनके परिजनों को वहाँ से जो है छोड़ा गया। डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और जिन लोगों का सीसीटीवी फुटेज में जो था, जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। और इसमें 3 लोग जो हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। बाकी सभी लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट के बाद में जो है थाने से भेज दिया। तो परिजन कह रहे हैं कि बेरहमी से पिटाई हुई और जाति शब्द का इस्तेमाल ये जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर
सारी चीज़ें वहाँ पे लोकल फुटेज में भी थी, लोकल मीडिया भी वहाँ मौजूद थी। और इसके अलावा जो हम लोग के पास में जो फुटेज आए हैं उसमें हम लोगों ने खुद देखा है कि पर्टिकुलर जो पर्सन रेड शर्ट में था वो जो अरेस्ट हुआ है उसके पास में लाठी डंडा था। उन्हीं लोगों ने गाड़ियों में आग भी लगाई है, वो भी साफ नज़र आ रहा है। तो सरकारी संपत्ति की भी इसमें क्षति हुई है, इसीलिए उन पर कार्रवाई की गई। इधर जमीनी विवाद के एक मामले में मुजफ्फरपुर के मीनापुर के पानापुर बांग्ला टोला में दबंगों ने एक व्यक्ति की पोल में बांधकर इतनी पिटाई कर डाली कि आज वो जीवन और मौत के बीच अस्पताल में भर्ती है। घटना शनिवार की है। मुसाफिर महतो अपने दलान पर बैठे थे। अचानक 40-50 लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने मुसाफिर महतो की पोल में बांधकर बेरहमी से पिटाई कर डाली। बीच बचाव करने पहुंचे रेणु देवी और चांदनी कुमारी को भी नहीं बख्शा। मुसाफिर महतो की पत्नी कृष्णा देवी ने इस मामले में गांव के जियालाल महतो, जितेंद्र, सोनू, मोनू, रंजीत महतो, विपिन महतो और मधु महतो सहित करीब 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को आरोपित किया है। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने न्याय दिलाने के बजाय उल्टे घर के सदस्य को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वो लोग चाहता है कि मुसाफिर महतो को जान से मार दे और जो ज़मीन है वो ज़मीन हम अपना ले ले। वो शराब माफिया है। इससे तुरंत तो मतलब कि सम्मत के दिन, होली के एक दिन पहले निकला है जेल से। शराब का वेंडर है। पुलिस भी उसी के तालमेल में रहता है। वो जिस तरह से बोलता है पुलिस ठीक उसी तरह से करती है, उसी का बात मानती है। फर्नीचर को क्या हुआ? शनिवार के दिन मेरे दादाजी दरवाजे पे बैठकर खैनी खा रहे थे। मेरी आंटी कुट्टी काट रही थी, मतलब कि भैंस के लिए। तो इसी क्रम में रंजीत महतो, सोनू कुमार, जियालाल महतो, गीता देवी, ये सब पूरा परदार मिलकर फारसा उरसा लेकर आया और मेरे दादाजी को पीछे से मार दिया और कनपट्टी में बंदूक भी भिरा दिया। अगर साल कोई आया तो जान से मतलब कि खत्म कर देंगे अभी हम। दबंग है क्या? जी बहुत शराब माफिया है। अच्छा, कौन बगल का ही है कि दूर का? मतलब कि 500 मीटर है, 500 मतलब मीटर की दूरी पर है। रिश्तेदार में कोई लगता भी है? नहीं जी नहीं। गीता देवी से झंझट चलैया 20 साल से जमीन के विषय में। आ वो करंते हमरा के आसिन में ही तरह काट देलक। दूरा पर खाना खाई रहथिन। आ फिर यहाँ ए बेर खानी के 4 बजे खुनी की 3 बजे रही। वो बेर खानी गार्जियन से हमारे कमा के मजदूरा ओकरा सामने जाके 100 गोड़ा 50-60 गोड़ा आके आ लगलक काटे घर में। भैंस के पिछुआरा भागलन गहूँ के खेत में, रगेत के ध के लिए अयलक आ मारैत पिटैत लेके घिसियल जाके खजूर में बांध देलक। पोल में बांध के, हाँ पोले में बांध के आ लगलक मारे काटे। जियालाल महतो, ओकर बेटा कथी ना है, जितेंद्र, सोनू, मोनू, रंजीत महतो, विपिन महतो, पिता मधु महतो, रंजीत के बेटा, सब मिल के मारा। 50-60 गोड़ा। अधिक मार काट, लाठी फरसा, बंदूक छतियौले है। मार देम तब मार देम। विवाद पति के है? खेत के झंझट है। खेत के? हाँ। कितने खेत है? हमार 22 दूर वही लंग धोबी के दूरा पर है। 22 दूर जमीन डिग्री 3 बेर हो गई। 3 बेर डिग्री भेलक, जोते ना दैया, दाखिल खारिज ना हो दैया। मुन्ना यादव। कौन घायल है आपके तरफ से? घायल बा हमारे एगो रेणु देवी, गार्जियन मुसाफिर महतो, एगो पोती के लसार के मारले बा। पोती का क्या नाम है? चांदनी कुमारी। सब घायल है? हाँ सब घायल है। एगो पोता के उठा के पटक देलक बेलगान। आपको ही मारा? आप हम न रही आबई रही तले आ गेली थाना पर से। क्या नाम है आपका? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। हाँ। क्या नाम है? श्री मुसाफिर महतो। अच्छा, कौन गांव का झगड़ा है? पानापुर बांग्ला टोला। हाँ। कब की घटना है? इस शनिचर के दिन। कौन दिन तय कै तारीख है? शनिचर के दिन। हाँ ये शनिचर। मंगलवार को सीजीएम कोर्ट में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र प्रीतम राज ने कॉलेज के प्रोफेसर और कैंपस प्रभारी समेत 3 अज्ञात पर परिवाद दायर किया है। परिवाद आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 324, 279 के तहत दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई 13 अप्रैल की होगी। छात्र प्रीतम राज का आरोप है कि दिसंबर महीने में जब वो कॉलेज काउंसलिंग के लिए गया था, इसी दौरान प्रोफेसर और कैंपस प्रभारी समेत 5 लोगों ने मारपीट की। सभी लोग पहले से ही मारपीट की योजना बनाए हुए थे। छात्र के साथ रड और डंडे से मारपीट की गई। वहीं पॉकेट से
5,000 रुपया लूट लिया गया। इसके अलावा एक सादे कागज पर छात्र से सिग्नेचर करा लिया गया। वहीं छात्र को धमकी भी दी गई। इसी आरोप में आज छात्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दायर किया है। परिवादी के अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 13 अप्रैल को सुनिश्चित की है। दिनांक 16 दिसंबर 2021 को जब हम 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का मार्कशीट लेने गए तो कॉलेज के अनुबंधक प्रोफेसर शिवरंजन कुमार और कैंपस प्रभारी विनोद राय एवं 3 अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मुझे रोका गया, मेरे साथ मारपीट किया गया, जेबी से कुछ पैसा निकाल लिया गया, सादा कागज़ पर सिग्नेचर करवा लिया गया। क्या कारण? ये कारण है कि हम जो है कि गरीब छात्रों को नैतिक समर्थन देते हैं, इसके वजह से इसी रंजिश के कारण हमको रोका गया है। वे प्रोफेसर लोग जो हैं छात्रों को इंटरनल मार्क काटने की धमकी हमेशा से देते रहते हैं, कमज़ोर छात्रों को परेशान करते रहते हैं। इसके लिए हम जो है कि CGM में परिवारवाद दायर किए हैं। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। छात्र हैं और पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। अपने पॉलिटेक्निक के कागजात जो इनको काउंसलिंग कराने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़रूरत था, तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज में गए काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत। तो वहाँ जो एक सीयू किए हैं, इसलिए इन्होंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ परिवाद दायर किया है। किन किन धाराओं में परिवाद दायर हुआ? परिवाद धारा हुआ है 147, 148, 307, 323, 324, 379, 419, 420, 467/34 IPC। सुनवाई की तिथि 13/4 को रखी गई है। उत्पाद विभाग व मुजफ्फरपुर प्रशासन की टीम शराब कारोबारियों पर दबिश बनाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस कड़ी में मंगलवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पिकअप में बने तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं पिकअप का चालक और उपचालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि मनियारी थाना क्षेत्र में शराब की खेप आने वाली है। सूचना के आलोक पर एक टीम गठित किया गया। टीम द्वारा मनियारी के आगानगर के समीप अपना जाल बिछाया गया। पिकअप जैसे ही आगानगर पहुंची तो देखा कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, जिसके बाद चालक ने गाड़ी पीछे मोड़ना शुरू कर दिया। टीम को लीड कर रहे दरोगा बम कुमार को संदेह हुआ कि इसी पिकअप में शराब की खेप है, जिसके बाद टीम ने भी पिकअप का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम को अपने तरफ आते देख चालक घबरा गया। उसके बाद चालक तेजी से पिकअप को भगाना चाहा, लेकिन नियंत्रण खोने के वजह से पिकअप एक खेत में जा घुसा। मौका देखकर चालक और उपचालक मौके से फरार हो गए। टीम ने जब पिकअप की तलाशी ली तो उसमें एक तहखाना बना हुआ था, जिसमें करीब 26 कार्टन विदेशी शराब रखा हुआ था। टीम ने पिकअप समेत शराब को भी जब्त कर लिया। जब्त शराब लाखों रुपए की बताई जा रही है। की गई है। पुरुषोत्तमपुर में वाहन जांच के क्रम में एक वाहन को संदिग्ध अवस्था में पाया, जिसका पीछा करने पर मनियारी थाना अंतर्गत आगा नगर में वाहन छोड़कर वाहन चालक एवं सहचालक फरार हो गया। उसी घटनास्थल पर वाहन जांच करने पर 26 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। कहाँ से ये शराब लाया? ये कैसे रखा गया था? ये पिकअप में नीचे चैम्बर बना के रखा गया था, ऊपर से गाड़ी खाली लग रहा था, लेकिन अंदर में शराब था। कितना ये कहाँ से ये पकड़ाया है? ये आगा नगर से पकड़ाया गया है। पिकअप में कितने कुछ सवार थे, कुछ दिख पाया? 2 व्यक्ति सवार थे, दोनों उतर के हाँ, जो भागने में सफल है। कारोबारी की पहचान वगैरह हुई? अभी नहीं हुई, अभी अनुसंधान चल रही है। मुजफ्फरपुर में पहली बार कोर्ट ने 2 आरोपियों को शराब मामले में सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में आज तक शराब मामले में किसी भी आरोपी को सजा नहीं सुनाई गई थी। वहीं मंगलवार को एक्साइज स्पेशल जज 2 ने शराब बेचने के आरोप में 2 आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपया बतौर जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल 22 अगस्त 2020 को उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव से गुप्त सूचना के आधार पर शराब बेचने के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था, जिसमें विकास चौधरी और पिंटू चौधरी शामिल हैं।
छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने विकास चौधरी को 99.04 लीटर शराब के साथ मौके से गिरफ्तार किया था। वहीं पिंटू चौधरी मौके से भाग निकला था। कुछ दिन बाद पिंटू को जिला पुलिस के द्वारा शराब मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उसके बाद दोनों की सुनवाई उत्पाद कोर्ट में चल रही थी। बीते 31 मार्च को दोनों आरोपियों को न्यायालय के द्वारा दोनों को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद आज न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपया बतौर जुर्माना भी देने का आदेश दिया गया है। जिले का पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने शराब मामले में सजा सुनाए हैं। स्पेशल पीपी डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि एक्साइज का केस है जिसमें पिंटू चौधरी को और विकास चौधरी को आरोपी माना गया है। एक्साइज का केस है, एक्साइज 113-20। इसी में 2 एक्यूज्ड है, एक पिंटू चौधरी और एक विकास चौधरी, जिनको दोनों पर अवैध शराब बेचने का आरोप था। 6 साल का उनको सश्रम कारावास सजा हुई है और 2 लाख जुर्माना। दोषी करार 31 को हुआ था, 31/3 को, और सज़ा के बिंदु पर आज सुनवाई थी, जो आज उनको सज़ा किया गया है 6 साल का। किनके द्वारा सज़ा सुनाया गया? एक्साइज स्पेशल जज एक्साइज 2 के कोर्ट से। और यह पहला केस है सज़ा का, इस कोर्ट का पहला सज़ा एक्साइज कोर्ट का। मद्य निषेध मंत्री जदयू नेता सुनील कुमार ने कहा कि बोचहा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार बेबी कुमारी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अगुवाई में मंगलवार को जीत की रणनीति बनाते हुए मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि एनडीए एकजुट है। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बेबी कुमारी के समर्थन में बोचहा पहुंचेंगे। विधानसभा में भाजपा के सबसे बड़े घटक दल हो जाने के बाद सीएम पद को लेकर चल रही चर्चा उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के सवाल पर कहा कि यह आदमी अखबारी है और यह नाम भी मीडिया के द्वारा उछाला गया है। मौके पर बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, किसान विधायक नितिन नवीन, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश कुमार वर्मा सहित एनडीए के कई अन्य नेता मौजूद रहे। नहीं, ये तो पूरी सर्वसम्मति से, पूरी समझबूझ के साथ चुनाव के पूर्व जो निर्णय हुए थे कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और उनका नेतृत्व बहुत ही सबल, सफल, संवेदनशील है। और हम समझते हैं कि बिहार की जनता को भी इस नेतृत्व की आवश्यकता है और सरकार को भी इस नेतृत्व की आवश्यकता है। एनडीए की सरकार मजबूती के साथ आप सबों के सामने खड़ी है और बिहार की जनता को अधिक से अधिक अपनी सेवा देगी। चुनाव के पहले ही, विधानसभा चुनाव जब 2020 में हुए थे, चुनाव से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा कर दी थी कि चुनाव जीतने के बाद बिहार में सरकार का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। इसीलिए ये आपका प्रश्न बेमानी है। संख्या पे ये सरकार नहीं चल रही है, ये सरकार परस्पर विश्वास, फेथ, उस पर चल रही है और गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम सभी सहयोगी दल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसीलिए संख्या मत देखिए। हमारे गठबंधन में, हमारी जो गठबंधन है बिहार के विकास के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम लोगों के सामने चुनाव, जो उपचुनाव है, वो ध्येय है, वो उद्देश्य है और जो नतीजे आएंगे वो आप लोगों के सामने होंगे। उसमें जनता क्या सोचती है ये आपको उत्तर मिल जाएगा। थी शराबबंदी के दौरान उसको दूर करना, दूसरा कि कोर्ट पर जो कार्य बोझ था उसको कम करना और ट्रायल पर में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसना और उन्हें सज़ा दिलाना। और तीसरी बात यह कि जेल
जेल में भी जो उसकी भी संख्या घटेगी और निश्चित रूप से जो पुलिस का और एक्साइज विभाग का जो ध्यान शराब माफियाओं पर ज़्यादा रहेगा, तो इसको देखते हुए संशोधन किए गए, चाहे वो अब शराब पीने वालों के संबंध में हो, चाहे वो अधिग्रहण हो किसी प्रॉपर्टी का या वाहन का, या ट्रायल की में जो 74 कोर्ट बनाए गए दिसंबर माह में। तो कुल मिला के हम इसे मजबूती से लागू रखेंगे, जारी रखेंगे, और जो नई टेक्नोलॉजी है ड्रोन इत्यादि का आपने देखा होगा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नियम बना है तो इससे कुछ कमी आएगी कि बढ़ेगा? लोग तो फाइन दे करके। जी नहीं, उसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो प्रथम मर्तबा फाइन का प्रस्ताव है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है उसके बाद भी आप इस तरह की हरकत करते हैं तो निश्चित रूप से जेल जाने की। कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से बाद अधिक संशोधन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का फेल है? हम लोग तो उसी के तहत काम कर रहे हैं। तो जब आवश्यकता पड़ती है अनुभव के आधार पर, तो सरकार जिद पर है क्या? सरकार जिद पर है कि हम अनुभव के आधार पर या आवश्यकता के आधार पर, व्यावहारिकता के आधार पर ये संशोधन। जिस प्रकार से वीआईपी ने यहाँ पर खेल खेला है, पूरी तरह से वीआईपी के उम्मीदवार को पटकनी देने में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेता अपने हमारे सब लोग लगे हैं, और ये मामले चुनाव में पूरी तरह से हम लोग मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का अंत होगा। जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने सबको ठगा है, तो अब कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मुकेश सहनी ने ठगा नहीं। और जब मौका मिला तो उन्होंने अपने यहाँ भी 10 सीटें उनको दी गई, उसमें भी उन्होंने केवल अपने ही लोगों को दिया। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि एक भी सहनी समाज को टिकट नहीं देना दिखता है कि वो सहनी समाज के कितने हितकर हैं। तो राजनीतिक रूप से उनका अंत होगा और निश्चित रूप से एनडीए की गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीते। अच्छा, आरजेडी आपको क्या लग रहा है? आरजेडी का तो ये स्थिति कि उसके पास अपने उम्मीदवार भी नहीं रहे, उनको उम्मीदवार भी इधर से उधर से लाना पड़ा। तो जो पार्टी के पास अपना उम्मीदवार भी नहीं है उसकी स्थिति क्या होगी जमीन पे, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और बनता है, चिराग पासवान ने कहा है कि उनके पिता की और डॉक्टर अंबेडकर की फोटो को फेंक दिया गया। मैं तो ये मानता हूँ कि रामविलास जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, एक पिता के रूप में, पुत्र के रूप में भी उन्होंने नहीं दिया होगा। बोचहा उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री मुजफ्फरपुर में कैंप कर रहे हैं, वहीं आरजेडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को पूर्व मंत्री राजद नेता वृषण पटेल भी चुनाव प्रचार को लेकर पहुंचे। खबरा गांव में पूर्व मंत्री ने भूमिहार समाज की जमकर तारीफ की और कहा कि यह देश बनाने वाला समाज है। उन्होंने बीजेपी को झूठ बोलने वाला पार्टी बताया। पूर्व मंत्री ने कहा कि यहाँ के मतदाता अमर पासवान के समर्थन में है। इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता बीजेपी को सबक सिखा देगी। सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए वृषण पटेल ने कहा कि वे दिन भर में 100 बार गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन जब गांधी के हित में कुछ करना हो तो गॉडसे के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाते हैं। खबरा से निकलकर राजद नेता ने कई अन्य भूमिहार बाहुल गांव में चुनाव प्रचार किया। फिर आप कोई भूमिहार समाज ले आ रहे हैं। अरे भाई, ये समाज देश बनाने वाला समाज है, और देश बनाने वाला समाज बीजेपी जैसे झूठ बोलने वाली पार्टी के साथ कभी रह ही नहीं सकता है। ये आप जरा याद कीजिए कि ये पूरा इलाका स्वतंत्रता के संग्राम में अपना गरम गरम लहू बहाया है, और ये बीजेपी वाले लोग, कोई ऐसा एक आदमी का नाम बता दीजिए जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो। उन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, और यहाँ का जो समाज है हमेशा आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहा, तो फिर परिवर्तन की लड़ाई, तो फिर दोनों में एकता होने का क्या प्रश्न उठता है कि बीजेपी क्या है। और आने वाले दिनों में सारा देश एक अलग रास्ता चुनेगा। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी ने 40 अपने मंत्री विधायकों की सूची तैयार की है, जिनको उन्होंने क्षेत्र में उतारा है। ऐसे में किस हिसाब से देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा ये बोचहा उपचुनाव? बीजेपी वाले लोग ने उतारा। हमारे पास तो जितने यहाँ के मतदाता हैं सब अमर पासवान हो गए हैं, तो वो कितने विधायक उतारेंगे उनकी औकात हम देखेंगे। और यहाँ जितने मतदाता हैं बोचहा के, वो सारे अमर पासवान हो गए हैं, इसलिए अब उनसे हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है। मुजफ्फरपुर के नगर थाना परिसर में मंगलवार को रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की गई।
डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान और थाना प्रभारी अनिल कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रामनवमी अखाड़े की जानकारी देते हुए डीएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनाएं। अखाड़ा जुलूस में किसी भी तरह के हुड़दंग को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जुलूस में नशे की हालत में मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के दौरान डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। बैठक में डीएसपी प्रशिक्षु सियाराम यादव, शहरी थाना के नगर थानेदार अनिल कुमार, ब्रह्मपुरा थानेदार अनिल कुमार गुप्ता, काजी मोहम्मदपुर थानेदार सत्येंद्र सिन्हा, अहियापुर थानेदार विजय सिंह, मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद, सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्र, यूनिवर्सिटी थानेदार रामनाथ समेत शांति समिति के सदस्य और रामनवमी अखाड़ा के सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, आगामी रामनवमी का पर्व जो है 10 तारीख को मनाया जाना है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग शांति समिति के साथ बैठक किए हैं सभी थानाध्यक्ष के साथ में, और इसमें निर्णय लिया गया है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा रामनवमी पर्व को, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो। इसके लिए सभी लोगों को गाइड कर दिया गया है कि किस तरह से निकालना है। 3-4 जुलूस निकालने हैं शहर में किस तरह से निकालना है, और जहाँ कहीं भी मार्ग में मस्जिद हो उसको ध्यान में रखते हुए कोई वहाँ पर नमाज के समय में कोई व्यवधान नहीं हो, और जो भी हैं उसको लेकर करके सारा गाइडलाइन इन लोगों को बता दिया गया है, और 10 तारीख को मनाने के लिए। जी सर, ये लाउड स्पीकर को लेकर क्या सोच रहे हैं? डीजे को लेकर? डीजे पर माननीय न्यायालय के द्वारा पूर्ण प्रतिबंध है। डीजे नहीं बजना है, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। सभी लोगों से अनुरोध भी रहेगा, जो भी शोभा यात्रा के करता धरता होंगे उनसे, कि डीजे कृपया अवॉइड करें उनके। उसके संदर्भ में बजाना हो तो एसडीएम साहब के यहाँ से लाइसेंस मिलेगा वो लाउड स्पीकर के लिए, और उसको बजाने में जो भी छूट है उनका वो लोग उपयोग। विशेषकर संवेदनशील स्थलों पर किस तरह का निगरानी? संवेदनशील स्थलों पर हमारा पुलिस का हर जगह दंडाधिकारी और पुलिस की प्रतिनिधि रहेगी, और हर हालत में हम लोग उसको अच्छे से मनाने का संकल्प लिया। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जाने माने समाजसेवी शिव मोहन प्रसाद के निधन पर नागरिक मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर उपस्थित लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी, डॉक्टर जगदीश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता, जाने माने समाज सेवी, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद जी की निधन पर नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, डॉक्टर महेश प्रसाद राय विचार मंच, कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में अभी शोक सभा का आयोजन कर हम महामानव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मंगलवार को इनरविल लिच्छवी और इनरविल वान्या ने संयुक्त रूप से सहयोग करते हुए एक बार फिर से एक गरीब कन्या का विवाह करवाया। एक निजी विद्यालय के प्रांगण में ब्रह्मपुरा में रहने वाली स्नेहा, जो सीताराम मंडल की पुत्री हैं, विवाह में क्लब के सभी सदस्यों ने सहायता राशि एकत्रित कर शादी के लिए बाल्टी सेट, 11 साड़ियाँ, कंबल, मेकअप किट तथा नगद राशि से सहयोग किया। क्लब की प्रेसिडेंट और चार्टर प्रेसिडेंट प्रेरणा और वंदना विजय लक्ष्मी ने बताया कि इनरविल लिच्छवी का इस साल का लक्ष्य रखा गया है कि 11 लड़कियों की शादी कराना है, जिसमें यह चौथी लड़की की शादी में उन्होंने सहयोग किया है। इस अवसर पर क्लब की पीपी मीरा श्रीवास्तव, रीता परासर, डॉक्टर मीरा चौधरी, पिंकी सिन्हा, वान्या प्रेसिडेंट मंजीत कौर और CGR पूजा सुरेखा सहित दोनों क्लबों की कई सदस्य मौजूद रहीं। हम लोग इनरविल लिच्छवी और इनरविल वान्या 2 क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोगों ने गरीब कन्या के विवाह के लिए कुछ पैसे, बर्तन, कपड़े और कुछ राशि उनको हम लोगों ने सहयोग दिया। हमारे क्लब ने इस बार का अपना थीम रखा है, मेरे क्लब का थीम है कि 1 वर्ष में हम लोगों को 11 गरीब लड़कियों की शादी में मदद करनी है। तो हम लोगों ने वही शुरू कर दिया है। ये तीसरी या चौथी है
हाँ, चौथी लड़की है जिसको हम लोग दे रहे हैं। इसमें हम लोगों ने साड़ियाँ दी हैं, शर्ट पैंट के कपड़े हैं और भी सारे मेकअप के सामान हैं, पर्स है, एक कंबल है, इसी तरह से बर्तन सारे हैं किचन के और कुछ कैश हम लोग दे रहे हैं। और ये हम लोग का प्रण है कि हम लोग इस वर्ष के ख़त्म होते होते 11 लड़कियों का कर देंगे। और हम लोग चयन करते हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को ही हम लोग ऐसा करते हैं। और इसमें हमारे क्लब में CGR हमारी पूजा सुरेखा है, उनकी भी मदद मिली और वन्या क्लब के भी लोगों ने सहयोग किया और हमारे इनरविल में हमारी सभी बहनों ने, हम लोग ये सारा कार्य आपस में ही करके कलेक्ट करके करते हैं, क्लब के पैसे से नहीं करते हैं। क्लब का पैसा हम लोग दूसरे कार्यों में खर्च करते हैं, लेकिन इस कार्य को हम लोग अपने स्वतः अपने पैसा कलेक्ट करके करते हैं और इस उद्देश्य में हम लोग लगे हुए हैं। सामाजिक कार्य तो निरंतर चल रहा है हर तरह का, लेकिन इस वर्ष का हमारा थीम है कि 11 गरीब कन्याओं का विवाह हम लोग कराएंगे इस वर्ष। मुझे जब पता चला कि यहाँ पे आज कन्या का एक शादी करने के लिए हेल्प हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत इच्छा है कि एक कन्यादान मैं अपने जीवन काल में करूँ। कहते हैं कि कन्यादान करना जीवन का सबसे उत्तम कार्य होता है और मेरे पास संयोग से कन्या है भी नहीं, इसलिए मुझे और भी इच्छा है कि मैं इस काम को करूँ। और जैसे कि दीदी ने बताया कि 11 लड़कियों का शादी करना चाह रहा है क्लब, तो मैं चाहूँगी कि मैं हर बार कुछ ना कुछ हेल्प करूँ यहाँ आके, और ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं प्रोत्साहित भी करती रहूँगी सबको कि आइए और कन्यादान कीजिए और हेल्प कीजिए जितना आप कर सकती हैं। नहाय खाए के साथ मंगलवार को 4 दिन तक चलने वाली लोक आस्था का पर्व चैती छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। छठ व्रती स्नान कर पूजा पाठ करते हुए कद्दू भात का प्रसाद खाकर चैती छठ पूजा की शुरुआत किए हैं। वहीं बुधवार को छठ व्रतियों ने पूरे दिन उपवास के बाद शाम में खीर और रोटी से खरना पूजा करेंगे। इसके बाद गुरुवार को 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हुए छठ व्रती शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे। अगले दिन शुक्रवार को सुबह में उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ का समापन हो जाएगा। 4 दिनों के छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। किया जाता है, आज नहा खाए हैं खरना के, कल खरना रहेगा, परसों सज्जा रख रहेगा, निर्जला व्रत रहता है। हाँ, पारण होगा शुक्र के। इसमें फास्टिंग किया करना रहता है। हाँ हाँ। कितने घंटा का रहता है? कितना 3 तो यो जो ना लीजिए, कल सहेंगे तो शाम में कितना आदमी लोग खाना खाएबे करेगा, 24 घंटा निर्जला व्रत रहता है। हाँ, फिर कल भर दिन भर रात ध्यान, परसों हो के शुक्र के दिन पारण के दिन अर्घ दे देंगे 6-7 बजे, तब 10 बजे ले हम लोग के पूजा पाठ करके अंजन में मिलेंगे। बच्चे के लिए किया जाता है? हाँ, बच्चे के लिए, पति के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।